हेलो नमस्कार। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आज हम कक्षा 8 का पाठ 3 संश्लेषित रेसे और प्लास्टिक के अभ्यास के प्रश्नोत्तर करेंगे। वीडियो देखने से पहले चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, कुछ संश्लेषित रेसे क्यों कहलाते हैं, मतलब कुछ रेसे जो है उनको संश्लेषित हम क्यों कहते हैं। कुछ रेसे संश्लेषित कहलाते हैं क्योंकि ये प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त नहीं होते, वे मानव द्वारा बनाए जाते हैं। संश्लेषित रेसों की कच्ची सामग्री पेट्रो रसायनों से मिलती है जो जीवाश्म ईंधन पेट्रोल आदि से बनते हैं। इसका क्या अर्थ है कि हम ये रेसे जो है पादप और जंतुओं से नहीं प्राप्त होते हैं, इसलिए इन्हें संश्लेषित रेसे कहते हैं। ये वीडियो में अच्छी तरह से समझाया गया था। आज हम सिर्फ प्रश्नोत्तर पर ही कंसंट्रेशन रखेंगे, ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो इससे ज़्यादा लंबा हो जाता है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। सही उत्तर को चिन्हित कीजिए। रेयोन एक संश्लेषित रेशा नहीं है। रेयोन को संश्लेषित रेशा नहीं कहेंगे क्योंकि यह काष्ठ लुगदी से बनाता है, क्योंकि ये पौधे जो होते हैं उनसे जो लकड़ी मिलती है उनकी लकड़ी से लुगदी बनाई जाती है, इसलिए इसे संश्लेषित रेशा नहीं कहेंगे रेयोन को। प्रश्न नंबर 3, उचित शब्दों द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। संश्लेषित रेसे डैश अथवा डैश रेसे भी कहलाते हैं। मानव निर्मित या कृत्रिम रेसे भी कहलाते हैं क्योंकि ये मनुष्य ने बनाए हैं। संश्लेषित रेसे कच्चे माल से संश्लेषित किए जाते हैं जो डैश कहलाता है, पेट्रोल रसायन कहलाता है। गया आता है संश्लेषित रेसे की भांति प्लास्टिक भी एक डैश है, संश्लेषित रेशा है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। नायलॉन रेसे से निर्मित दो वस्तुओं के नाम बताइए जो नायलॉन रेसे की प्रबलता दर्शाती हूँ। मतलब नायलॉन रेशा प्रबल होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसे दो उदाहरण बताइए। देखिए, पैराशूट, तंबू और रस्सी, इनमें नायलॉन रेशे का उपयोग होता है क्योंकि इनमें ये देखिए पैराशूट के लिए, तंबू के लिए काफ़ी प्रबलता चाहिए। अब प्रश्न नंबर 5 पर आते हैं। खाद्य पदार्थों का संचयन करने हेतु प्लास्टिक पात्रों के उपयोग के 3 प्रमुख लाभ बताइए। कि जो खाने का सामान है उसे हम प्लास्टिक के बर्तनों में रखते हैं, तो ऐसा क्यों। उत्तर है खाद्य पदार्थ संचयन हेतु प्लास्टिक पात्रों के लाभ। देखिए, यह भोजन, पानी और वायु से क्रिया नहीं करते हैं, यह मजबूत और हल्के होते हैं, ये विभिन्न आकार, रूप और रंग में उपलब्ध होते हैं। ये प्लास्टिक के पात्रों के लाभ हैं। उसके बाद आते हैं थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के मध्य अंतर बताना है हमें। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बीच में, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बीच में अंतर है, ये उत्तर 6 है। देखिए, यह आसानी से मुड़ जाता है जो थर्मोप्लास्टिक है वो। थर्मोसेटिंग जो है ये आसानी से मुड़ नहीं सकता। थर्मोप्लास्टिक गर्म करने पर इसका आकार बदल जाता है और थर्मोसेटिंग आता है, ऊष्मा का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब गर्म करने पर यह मुड़ता नहीं है, आकार नहीं बदलता। थर्मोप्लास्टिक पुनः उपयोग किया जा सकता है, थर्मोसेटिंग का पुनः उपयोग नहीं किया जा सकता। गर्म करने पर थर्मोप्लास्टिक को किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए जैसे पीवीसी और पॉलीथीन थर्मोप्लास्टिक हैं। और थर्मोसेटिंग, इसको गर्म करने पर केवल एक बार ही सांचे में ढाला जा सकता है। उदाहरण के लिए बैकलाइट और मेलामाइन, ये इसके उदाहरण हैं थर्मोसेटिंग की। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 7 पर। समझाइए थर्मोप्लास्टिक से निम्न क्यों बनाए जाते हैं। देगची के हत्थे, ये जो थर्मोसेटिंग से बनाए जाते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से। देगची के हत्थे, विद्युत प्लग स्विच, प्लग बोर्ड। देगची के हत्थे थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है, अग्नि और ऊष्मा को सह लेता है। क्योंकि यह प्लास्टिक, जो यह थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, यह विद्युत का कुचालक होता है और ऊष्मा को सहन कर लेता है और आग को भी सहन कर लेता है। उसके बाद इसका ख का आंसर है, जैसे ये है विद्युत प्लग स्विच क्यों बनाए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि यह प्लास्टिक विद्युत कुचालक है और चिरस्थायी होता है, मतलब खराब नहीं होता, बहुत दिनों तक चलता है। इसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 8 पर। निम्नलिखित पदार्थों को पुनःचक्रित किए जा सकते हैं और पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता, इसमें वर्गीकृत कीजिए। मतलब एक को, जैसे मान लो एक ही पदार्थ को दोबारा यूज किया जा सकता है, उसको पुनःचक्रित करना बोलते हैं। पुनःचक्रित नहीं किया जा सकता मतलब दोबारा से यूज
नहीं किया जा सकता या पिघलाकर दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। ऐसे पदार्थ हैं जो पुनर्चक्रित नहीं किए जा सकते। जैसे देखिए टेलीफोन यंत्र, प्लास्टिक खिलौने, कुकर के हत्थे, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण और प्लास्टिक की कुर्सियाँ और विद्युत स्विच। इनमें से कौन से पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं, कौन से नहीं किया जा सकते, ये हम उत्तर 8 देखेंगे। देखिए पुनर्चक्रित जो किए जा सकते हैं, खिलौने, सामग्री लाने वाले थैले, बॉल पॉइंट पेन, प्लास्टिक के कटोरे, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, विद्युत तारों के प्लास्टिक आवरण, इन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। लेकिन पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता टेलीफोन यंत्र, कुकर के हत्थे और विद्युत स्विच। ये ऐसा क्यों है? क्योंकि जो पुनर्चक्रित किए जा सकते हैं ये थर्मोप्लास्टिक से बने हैं, और जो ये पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकते ये थर्मोसेटिंग से बनाए गए। मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, जब मैंने प्लास्टिक, थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक के बारे में पढ़ाया था, कि थर्मोसेटिंग का अर्थ है कि उसकी सेटिंग नहीं बिगड़ती है, उनकी सेटिंग वही रहती है, तो ये थर्मोसेटिंग है। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। राणा गर्मियों के लिए कमीजें खरीदना चाहता है। ये इसमें आएगा कमीजें, कमीने लिख रखा, कमीजें खरीदना चाहता है। उसे सूती कमीजें खरीदनी चाहिए या संश्लेषित गर्मियों के लिए। तो ये मैंने अच्छे से बताया था कि गर्मियों में हम सूती कपड़े पहनते हैं, क्यों पहनते हैं। कारण सहित राणा को सलाह दीजिए। उत्तर है राणा को सूती कमीजें खरीदनी चाहिए, क्योंकि सूती जो कमीजें हैं उसमें छोटे छोटे छिद्र होते हैं, छिद्र युक्त होती हैं। सूती कमीजें पसीना सोखकर शरीर को सूखा रखती हैं, जबकि संश्लेषित कमीजें न तो पसीना सोखती हैं न ही छिद्र युक्त होती हैं। ये इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 10 पर आते हैं। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि क्या प्लास्टिक की प्रकृति असंक्षारक होती है। असंक्षारक मतलब क्या प्लास्टिक खराब नहीं होता है। तो ये उसका उत्तर है। प्लास्टिक असंक्षारक होता है, यह हवा, पानी आदि से क्रिया नहीं करता, अर्थात संक्षारक नहीं है। उदाहरण के लिए विभिन्न रसायन प्लास्टिक बोतलों में संचित किए जाते हैं। देखिए केमिकल्स को हम वो प्लास्टिक की बोतलों में इसलिए रख सकते हैं क्योंकि ये क्रिया नहीं करती, प्लास्टिक जो है। पानी प्लास्टिक की बोतलों में रखा जाता है। अचार खाद्य पदार्थों और प्लास्टिक पात्रों में भंडारित अचार और खाद्य पदार्थ प्लास्टिक पात्रों में भंडारित किए जाते हैं। अचार और खाद्य पदार्थ, क्योंकि ये अगर हम दूसरे किसी बर्तन में रखेंगे तो वो क्रिया कर लेंगे और बर्तन खराब हो जाएंगे और अचार और खाद्य पदार्थ भी खराब हो जाएंगे। उसके बाद आते हैं प्रश्न नंबर 11 पर। क्या दांत साफ करने के ब्रश का हैंडल और शुक मतलब जो ब्रिस्टल, जो उसके आगे तार तार से होते हैं, वो एक ही पदार्थ के बनाने चाहिए। आप उत्तर स्पष्ट कीजिए। सूख दांतों की सफाई के लिए है, जबकि हैंडल सहारे के लिए होता है। सूख नरम, लचीले, मजबूत होने चाहिए। अगर ये हार्ड होंगे, आगे के जो रेसे से जो ब्रश के ऊपर लगे रहते हैं, ऐसे जैसे ये ब्रश है, इसके ऊपर ये आगे ऐसे ऐसे रेसे से लगे होते हैं, इनको बोलते हैं सूख। तो ये क्या ये और हैंडल एक ही प्लास्टिक का बना होना चाहिए? नहीं, क्योंकि ये जो सूख है ये सॉफ्ट होने चाहिए। अगर ये हार्ड हो गए तो हमारे मसूड़ों को छील देंगे, दांतों को भारी निकाल देंगे। ये तो सूख जो है वो नरम, लचीले और मजबूत होने चाहिए, जबकि हैंडल सख्त होने चाहिए, सख्त और मजबूत होने चाहिए। इसलिए ब्रश का हैंडल और सूख विभिन्न पदार्थों के बनाने चाहिए। इसके बाद आते हैं हम प्रश्न नंबर 12 पर। जहाँ तक संभव हो प्लास्टिक के उपयोग से बचिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। कि जहाँ तक संभव हो हमें प्लास्टिक का कम उपयोग करना चाहिए, इस कथन पर सलाह दीजिए। प्लास्टिक एक बहुत ही उपयोगी पदार्थ है, परंतु यह पर्यावरण हितैषी नहीं है। पर्यावरण हितैषी मतलब पर्यावरण के लिए सही नहीं है, क्योंकि न तो यह जल्दी जलता है और न ही आसानी से अपघटित होता है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग जहाँ तक संभव हो कम करना चाहिए, क्योंकि ये गलता भी नहीं है, यहाँ पे जलता है इसलिए गलता है, जल्दी से गलता भी नहीं है और ये अपघटित भी नहीं होता है। और जब इसको जलाते हैं तो विषैली धुआं निकलती है, विषैली गैसें निकलती हैं। तो इसलिए इसको पर्यावरण को ये स्वच्छ रखने के लिए इसका उपयोग कम करना चाहिए।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 13 पर। संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। जो संश्लेषित रेशे हैं उनका औद्योगिक निर्माण मतलब काफ़ी बड़ी लेवल पे जो निर्माण हो रहा है वो वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक हो रहा है। इस पर टिप्पणी कीजिए। इसका उत्तर है प्राकृतिक रेशे प्राकृतिक स्रोतों से मिलते हैं, मतलब पादपों से या उनसे एनिमल से मिलते हैं हमें प्राकृतिक स्रोत से, परंतु जो संश्लेषित रेशे हैं दूसरे पदार्थों से तैयार किए जाते हैं। इसलिए संश्लेषित रेशे प्राकृतिक उपज पर निर्भर नहीं है। अतः संश्लेषित रेशों का औद्योगिक निर्माण वास्तव में वनों के संरक्षण में सहायक है। मतलब ये प्रकृति को इनमें हमें काटने की या प्रकृति से हमें कोई भी वस्तु पदार्थ लेने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए वो प्रकृति के लिए सहायक है। अब आता है प्रश्न नंबर 14। यह प्रदर्शित करने हेतु एक क्रियाकलाप का वर्णन कीजिए। थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। थर्मोप्लास्टिक वो विद्युत का कुचालक है। इसके लिए हमें एक क्रियाकलाप करना है। क्रियाकलाप करते हैं। क्रियाकलाप कुछ थर्मोप्लास्टिक की वस्तुएं लीजिए, जैसे पॉलीथीन ले सकते हैं, पीवीसी, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन आदि। चित्र में दर्शाए परिपथ को पूर्ण कीजिए। दोनों टर्मिनलों के बीच में नायलॉन का टुकड़ा रखिए। यदि तांबे की बल्ब को हम काट सकते हैं, बल्ब लिख सकते हैं। बल्ब प्रकाशित हो जाए तो समझ लें कि विद्युत वो है सुचालक है, नहीं तो कुचालक है। तो ये विद्युत का आएगा, इधर को नहीं आएगा। अब यह क्रिया अन्य पदार्थों के साथ, देखिए हमने दो टर्मिनलों के बीच में हमने नायलॉन का तार लगाया है। देखिए एक ये बनाया हमने ऐसे, ये तार लगाए हैं और इसके बीच में हमने लगा दिया है सेल लगा दिया है। ये हमने सेल लगा दिया है, इधर हमने बल्ब लगा दिया है। ये हमने बल्ब लगा दिया है। अगर हम अगर इस तार की जगह हम यहाँ पर नायलॉन का कोई रेशा लगा देंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा। और अगर इसकी जगह हम लकड़ी का टुकड़ा लगा देंगे तो भी बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम इसमें सुचालक लगाएंगे, यहाँ पर सुचालक लगा देंगे तार के बीच में ही काट कर या फिर तार की जगह, तो ये बल्ब जल जाएगा। इससे यह सिद्ध होता है कि जो अन्य पदार्थ हैं, जो धातुएं हैं, जो भी हम सुचालक पदार्थ लेते हैं वो तो विद्युत का चालन करते हैं, लेकिन अगर इसकी जगह हम थर्मोप्लास्टिक लगाएंगे तो ये बल्ब नहीं जलेगा, थर्मोप्लास्टिक। इसलिए ये सिद्ध होगा कि थर्मोप्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो यहाँ तक हमारा क्वेश्चन आंसर खत्म होते हैं। आप सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।